So, being a physical education teacher, I welcome back to our channel Sports and Facts. तो आज का जैसे कि हमने पहले 2 यूनिट हमने कवर कर लिया है, तो आज का जो हमारा यूनिट रहेगा वो एथलीट केयर फूड न्यूट्रिशन जो हमारा चैप्टर है उस पर रहेगा। तो इसमें सबसे पहला जो एक टॉपिक था वो टॉपिक है बैलेंस डाइट, मतलब किसके लिए क्या कितने स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बैलेंस डाइट, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बैलेंस डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पहला टॉपिक है। तो मैं आप उसको मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किया, मैं आपको बेसिकली उसको समझा दूंगा कि सबसे पहले तो बैलेंस डाइट क्या है। मतलब सपोज आप करो एक थाली है जिसमें आपके लिए खाना है, आपको उस थाली में वो सारे खाने आपके सारा खाना वो प्रोवाइडेड है जिसमें मेन हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो कि है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो ये 3 जिस प्रॉपर मात्रा में जब अवेलेबल होता है हमारे बॉडी, मतलब हमें जब मिल जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है प्रॉपर मात्रा में, तो उसको हम बोलते हैं उस पूरे खाने को। सपोज इस खाने में, उस थाली में सारा वो खाना है तो जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो अगर उस पूरे खाने को क्या बोल देते हैं हम, बैलेंस डाइट, जो कि हमारा बैलेंस डाइट हो जाएगा। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ये बैलेंस डाइट का जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो बैलेंस डाइट का जो इम्पोर्टेंस रहेगा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि अगर वो बैलेंस डाइट लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट, जैसे कि किसी स्पोर्ट्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा वो उन फूड्स को कंज्यूम करेगा। तो इसी तरीके से एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक स्पोर्ट्समैन में यही डिफरेंस है, वो अपने गेम के अकॉर्डिंग, अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो अपने डाइट को मेंटेन करता है और उनके लिए वो बैलेंस डाइट वो है। ठीक है, मतलब कि एक फॉर एग्जांपल एक वेट लिफ्टर है जिनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो वो अपने जितना चाहिए वो अपने खाने में अगर उतने अमाउंट का प्रोटीन अगर कंज्यूम कर रहा है तो मतलब उसके पूरे खाने में वो बैलेंस डाइट है वो खाना। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये उनके परफॉर्मेंस में, उनका परफॉर्मेंस एनहेंस करेगा, उनको उनकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और जो भी उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उनको पूरा करेगा, और इससे क्या होगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जहाँ भी जिस भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही इम्पोर्टेंस है। तो मेन इसके अंदर में आपको जब बैलेंस डाइट की बात हो रही है तो आपको पता होगा न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स में मेन 2 चीज़ होते हैं, एक है मैक्रो और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने जैसे कि बताया कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों आ जाते हैं किसमें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो इन सब की मात्रा जब सही अमाउंट में हो तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो आपको मैंने ये मैक्रो माइक्रो क्यों बता दिया, क्योंकि ये भी जब न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं वाटर, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूडेड है, आप ये चीज़ भूलें नहीं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाटर भी इंक्लूडेड है, क्योंकि एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी होंगे उन सब चीज़ों के लिए एक वाटर की क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे सारे इम्बैलेंस डाइट की बात कर ली हमने और न्यूट्रिएंट्स की बात कर ली। तो अब हम चलते हैं आज के जो मेन टॉपिक हम ना अपना जो है वो क्या है, डाइट फॉर पावर स्पोर्ट्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसकी बात हम करेंगे आज और इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसा सेपरेट क्यों किया गया है कि सब बैलेंस डाइट तो सबका है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये डिफ़र करता है। तो कैसे डिफ़र करता है उसको हम अभी और अच्छे से समझ लेंगे। तो हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं और अलग अलग न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं, तो उनको उसी तरीके से जो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से उनको वो चीज़ चाहिए होता है। तो इन सारे जैसे कि जो पावर स्पोर्ट्स में हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में हो गया, लॉन्ग ड्यूरेशन में हो गया, इनमें हमारे बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं जितने, तो वो हर टाइम पे अलग अलग काम करते हैं। पावर स्पोर्ट्स के टाइम पे अलग काम करेगा, शॉर्ट के टाइम पे अलग, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स के टाइम पे अलग काम करेगा। तो आप उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आज
डाइट फॉर पावर स्पोर्ट्स। पावर स्पोर्ट्स के लिए क्या डाइट है। अब पावर स्पोर्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स की बात आती है वहाँ पे। अब आप पूछेंगे स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स क्या है, जिसमें हमें मतलब एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स को मैं बता रहा हूँ जिसमें हमें अपने स्ट्रेंथ से अपने स्ट्रेंथ मतलब स्पीडली, क्या बोला मैंने, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, स्पीडली जब हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, किसके साथ, स्पीड के साथ जब हम रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, यानी कि जब हम रेजिस्टेंस को फेस करते हैं स्पीड के साथ फॉर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये काम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी इसको बोला जाता है। तो क्या बोला मैंने, बहुत जल्दी होता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये हो जाता है, और इसको करने के लिए हमें इसके रेजिस्टेंस को, यानी कि जो रुकावट एक तरीके से बोल सकते हो, इसको ओवरकम करने के लिए, इससे उभरने के लिए हमें स्पीड की ज़रूरत होती है। तो जब हम स्पीड का यूज़ करते हैं इस रुकावट से उभरने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्पोर्ट्स या पावर स्पोर्ट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, वेट लिफ्टिंग, शॉर्टपुट, स्प्रिंटिंग जैसे कि 50 मीटर 30 मीटर जो स्प्रिंटिंग होती है, जैवलिन थ्रो, ये सारे जो भी हैं ये सब क्या है, पावर स्पोर्ट्स हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए काम होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें कि इसमें क्या है, एटीपी पीसी सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे एटीपी पीसी सिस्टम क्या है, तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लें, हमारे बॉडी में 3-4 एनर्जी सिस्टम्स हैं, उनमें जो बॉडी का जब भी हम स्पीड के साथ किसी चीज़ को ओवरकम करते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है, ये एटीपी पीसी सिस्टम काम करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम, पीसी से फॉस्फोक्रिएटिन। देन ये क्या है, एनारोबिक इलेक्ट्रिक है, इसलिए क्योंकि ये इतने फास्ट होता है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, तो इसीलिए एनारोबिक है ये। इसके अंदर न्यूट्रिशनल नीड्स में देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या, कार्बोहाइड्रेट्स ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेटली लेना है 50 to 55%। इस चीज़ को भी याद रखना पड़ेगा कि किस में कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, किस में कम होती है, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। प्रोटीन जो है, क्योंकि पावर स्पोर्ट्स है, स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, तो इसमें मसल बहुत टूटता है, मसल सेल्स बहुत टूटते हैं, तो उसके रिपेयर होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत बहुत है, बिकॉज प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारी बॉडी बनाता है, तो उसको 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी वेट चाहिए। देन फैट्स, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, 20 से 25% चाहिए, क्योंकि हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि बॉयज़ को टेस्टोस्टेरॉन, गर्ल्स में प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और हाइड्रेशन, मतलब ये तो हम बेसिक ले सकते हैं, प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग हाइड्रेशन, मतलब ट्रेनिंग करने से पहले प्रॉपर अमाउंट में पानी हाइड्रेट करके रखना है बॉडी को, और ट्रेनिंग होने के बाद प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेट करके रखना है बॉडी को। देन सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन, BCAA बेसिक चेन अमीनो एसिड, वे प्रोटीन, ये सब होना चाहिए। और प्री वर्कआउट में जो अगर मील प्लान देखें तो ओट्स या बनाना या पीनट बटर, और पोस्ट वर्कआउट में चिकन, क्यूनिया, वेजिटेबल्स, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया और जो बोला है वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने देखा पावर स्पोर्ट्स का, अब है हमारे पास डाइट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स। शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स यानी कि जो कुछ देर के लिए, कुछ वो क्या हो रहा था, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, मतलब बहुत ही कम टाइम में, और ये क्या होगा, कुछ सेकंड्स, मतलब मिनिमम 5 सेकंड्स टू 50 सेकंड्स के लिए लाई करेगा, या 1 मिनट भी ले सकते हो आप, जब उसके अंदर होता है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन स्पोर्ट्स होते हैं। तो उसमें जो प्राइमरी एनर्जी सिस्टम होता है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरूवेट, और जब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये आगे चल के फिर एक और सिस्टम चलता है क्राइब साइकिल, ये उसमें ज़रूरत होता है, फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है इसमें प्राइमरी एनर्जी सिस्टम क्या है, काम कर रहा है, इसमें प्राइमरी एनर्जी सिस्टम काम कर रहा है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, इतना याद रखना है आपको। फिर न्यूट्रिशनल नीड्स, इसमें उसके पावर स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट की कंजप्शन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें कुछ सेकंड्स के लिए इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी तो चाहिए लेकिन कुछ सेकंड्स तक के लिए चाहिए, क्योंकि इमीडिएट एनर्जी चाहिए हमें। देन प्रोटीन्स का इसमें रहेगा जो 1.4 to 1.8 पर केजी बॉडी वेट। एंड फैट्स चाहिए, फैट्स यहाँ पे रहेगा क्या, मॉडरेट,
फॉर ओवरऑल एनर्जी बैलेंस। हाइड्रेशन का वही है, हाइड्रेशन अगर जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं आपको तो इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड्स चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि क्योंकि जो भी आपका पसीना निकल रहा है उसको वापस रिकवर कर पाए। सप्लीमेंट में बीटा एलानाइन एंड कैफीन, और वही एग्जांपल मील प्लान में प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट, आप लोग ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा डाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स। अब लॉन्ग ड्यूरेशन स्पोर्ट्स मतलब 1 मिनट से 30 मिनट्स तक जो लाई करते हैं या 25 मिनट्स तक आप ऐसे ले सकते हैं, जो लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे कि फुटबॉल का एक मैच कितना 90 मिनट का मैच होता है, और बास्केटबॉल के 4 क्वार्टर होते हैं, साइकिलिंग हमें बहुत देर तक करना पड़ता है, हॉकी के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला ऊपर क्या बताया था कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा था, इसलिए एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एरोबिक सिस्टम सारे एक्टिवेट होंगे। तो प्राइमरी एनर्जी सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एनर्जी सिस्टम सारे एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है लॉन्ग ड्यूरेशन में, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी तो देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इंस्टेंट एनर्जी भी हमें बहुत लंबे टाइम के लिए चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी क्या 60 to 70% रखते हैं। देन है हमारा प्रोटीन, जो कि मॉडरेट रहेगा 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फैट्स ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2, जैसे कि जो क्या था पावर स्पोर्ट्स और शॉर्ट ड्यूरेशन। तो फैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि एट लास्ट कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे जो जहाँ से हम एनर्जी लेती है हमारी बॉडी वो फैट से, फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स फैट्स। देन हाइड्रेशन, कंटिन्यूसन हाइड्रेशन इसमें चलता रहना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब लेके। फिर उसके बाद इसके सप्लीमेंट्स हैं ओमेगा 3 मल्टीविटामिन एनर्जी जेल्स, और फिर एग्जाम्पल मील प्लान, ये आप लोग देख लीजिएगा। जो मेन याद करने की चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है और आपको समझा दिया है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फूड अडल्ट्रेशन एंड अवेयरनेस। आप लोगों के लिए ये एक नया टॉपिक होगा ये, क्योंकि आप लोगों ने शायद इसको कभी नहीं पढ़ा होगा। बेसिकली ये जो है जब आप मास्टर डिग्री में आते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तब वहाँ पे ये टॉपिक है हेल्थ, जिसका भी हेल्थ स्पेशलाइजेशन होता है वहाँ पे ये टॉपिक है। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट और जो भी समझने वाली चीज़ें वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। तो सबसे पहले इसको देखें, फूड अडल्ट्रेशन, ये जो एक वर्ड है फूड अडल्ट्रेशन और अवेयरनेस। सबसे पहले अडल्ट्रेशन को समझिए, क्या फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है। तो फूड अडल्ट्रेशन मतलब कुछ ना कुछ उलटफेर, ठीक है। जब इसमें फूड अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जब इंटेंशनली कोई भी जो कोई बहुत अच्छे क्वालिटी का फूड है और वो इंटेंशनली उसमें क्या करेंगे, वो कुछ मिला के उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, या ऐसा लगेगा कि वो ओरिजिनल है, कुछ ऐसा मिला देंगे जो कि ओरिजिनल नहीं है पर उसमें कुछ ऐसा मिला देंगे, या उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ आ जाएगा उसके प्रति, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूशन का कहने का मतलब है उसकी तरह ही लगने वाला कोई, या उसी में जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें मिला देना जो लगेगा कि हाँ बिल्कुल हूबहू वही है। जैसे कि बहुत पहले एक चावल का केस आया था कि चावल में रबर के या प्लास्टिक के चावल भी बहुत सारे पाए गए थे। तो इसी को बोलते हैं, जो मिला दिए गए हैं और आपको पता नहीं चलता है, तो इसी को बोलते हैं अडल्टरेशन। तो क्या हुआ, जब सिंपल एकदम लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, जब जो हमारे खाने के पदार्थ हैं जब उनके साथ कोई छेड़खानी कराई जाती है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ होता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम, फूड अडल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, मेनली कुछ अच्छे जो पार्ट होते हैं फूड्स के वो निकाल के वो अपना कुछ एडमिक्सर या कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन उसके साथ कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या हो जाता है, अडल्ट्रेट हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम फूड अडल्ट्रेशन। अब कॉमन फूड अडल्ट्रेशन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपका और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दूध में पानी मिलाना। अब क्या होता है, दूध में पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, तो लगता है कि दूध की क्वांटिटी बढ़ गई है, लेकिन असली में होता क्या है, दूध में क्वांटिटी तो बढ़ गई है लेकिन वो असली में दूध नहीं होता है, दूध में पानी होता है। तो ये भी एक कॉमन अडल्ट्रेंट्स है। और जो स्वीट्स में कलर्ड सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके उसको और ज़्यादा कलर उसमें डाल के अट्रैक्टिव बना देते हैं, तो वो भी एक है। देन
आगमन सीड्स इन मस्टर्ड सीड्स। आगमन सीड्स क्या होता है, एक फूल होता है, जंगली फूल टाइप का, जिसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, लेकिन वो क्या होता है ये मस्टर्ड सीड्स की तरह देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, आगमन सीड्स को मस्टर्ड सीड्स में मिला देते हैं। और फिर उसके बाद सैंड एंड स्टोन्स इन, जो भी चावल हो गया, आपका दाल हो गया, उसके अंदर जो आपको देखते होंगे आपको अलग करना पड़ता होगा, तो ये जो मिट्टी और ये जो पत्थर उसमें मिला दिए जाते हैं, तो ये भी एक कॉमन अडल्ट्रेंट्स है। और यूज्ड टी लीव्स इन टी, मतलब टी लीव्स में क्या होता है, कुछ जो चाय की पत्ती होती है वो पहले से यूज्ड होती हैं, फिर भी उसको वापस चाय पत्ती में डाल देते हैं सुखा के। तो ये सारे जो क्या हैं, ये सब एक तरीके से कॉमन अडल्ट्रेंट्स हैं। तो आपको इससे एक आइडिया लग गया होगा कि फूड अडल्ट्रेशन होता क्या है, किसकी हम बात कर रहे हैं। देन हेल्थ हैजार्ड्स, इससे होता क्या, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, आपको अल्सर्स हो सकता है, लिवर में या किडनी में आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, और बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन ये भी कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी बहुत सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स हैं। देन इसको, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये होता क्या, लेकिन इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इसको डिटेक्ट, देखो अब जो चावल में जो मिट्टी है और पत्थर है, उसको हम तो बिल्कुल विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हाँ ये है, इसमें मिलाया गया है। एक इंस्पेक्शन, ये विजुअली इंस्पेक्शन हो गया, ये एक डिटेक्शन का मेथड, ये एक डिटेक्शन का तरीका हो गया। देन केमिकल टेस्टिंग। अब केमिकल टेस्टिंग जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, प्रोटीन्स, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, मेनली उसी में होता है जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। अब ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स में क्या होता है ना कि वो कंपनी जितने प्रोटीन का क्लेम करती है, वे प्रोटीन का क्लेम करती है, उसके अंदर जितनी क्वांटिटी का क्लेम करती है, लेकिन वो होता नहीं है। जस्ट एक सिंपल पाउडर मिला दे देते हैं, उसमें एक सिंपल पाउडर मिला दिया, और क्या हुआ, सिंपल पाउडर मिला के, और लगता है क्या है कि हाँ ये ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर है, लेकिन देखा जाए तो वो प्रोटीन नहीं होता। तो इसके लिए एक लैब टेस्टिंग होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफाइड से, जैसे ट्रस्टिफाइड हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ हैं, तो इनकी लैब टेस्ट करते हैं। लैब टेस्ट में ये केमिकली उन सबको टेस्ट करते हैं एक के बाद एक। तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है केमिकल टेस्टिंग, लेकिन ये होते हैं और उससे पता चल जाता है कि क्या अडल्ट्रेट किया हुआ है फूड में। देन रैपिड टेस्ट किट्स आते हैं, ये रैपिड टेस्ट किट्स आते हैं, ये FSSAI के द्वारा दिया गया। FSSAI क्या है हमारा, FSSAI है हमारा फूड, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड नहीं स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये है इससे एक रैपिड टेस्ट किट मिलता है, उससे भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देन अवेयरनेस मेजर्स, अब ये हर जगह चल रहा है, और हर जगह तो हर कोई मतलब डिटेक्ट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन तो इसके लिए क्या हुआ, हमारा जो ISI मार्क है ये और एग मार्क है, तो ये सब क्या है, एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स दोहराते हैं कि मतलब ये लोग स्पेशली उन प्रोडक्ट्स को जांचते हैं, फिर उसको उसके अंदर एक हॉलमार्क दिया जाता है, ठीक है। जो जिस बोला जाता है ना, जिस प्रोडक्ट में ISI मार्क हो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो आजकल ये क्या कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स को लेके उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर उस पर जो मार्क लगा रहे हैं, और जिन प्रोडक्ट्स पे ये मार्क लगा है, आप समझ जाइए कि वो एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप अवेयरनेस का मतलब कि आपको पता होना चाहिए ISI मार्क और एग मार्क क्या है। ISI मार्क तो सबको पता होगा, बहुत पहले चला, और एग मार्क क्या है, जो हमारे एग्रीकल्चर जितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये एग मार्क का थप्पा उस पर आता है। तो आप कोई भी पैकेट अगर आप आटा या कुछ ऐसा कुछ लेते हैं, तो उसमें अगर आप देख सकते हैं एग मार्क का थप्पा होना चाहिए, तभी वो एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि होता क्या है। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से अगर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि फूड अडल्ट्रेंट्स होते क्या हैं। तो पता चलने के बाद आप भी अब जाके आप चेक करेंगे कि इसमें कौन सा चीज़ अप्रूव्ड है, कौन सा अप्रूव्ड नहीं है, कौन सा सर्टिफाइड है, कौन सा सर्टिफाइड नहीं है। तो ये एक तरीका है कि एजुकेट करने का लोगों को। आपको मैंने बताया, आप जाके अपने घर वालों को बताएं, ये इससे एक बेनिफिट होता है। देन अवेयरनेस ड्राइव, जैसे कैंपेन चलाते हैं या कुछ रैली किया, तो स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में, तो इससे भी एक अवेयरनेस फैलता है कि हाँ
फूड एडल्ट्रेंट से कैसे बचना है और होता है क्या ये चीज़। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है, और कैसे उससे बचते हैं और क्या तरीके हैं उसको डिटेक्ट करने के। बहुत ही ईजी टॉपिक था, लेकिन बस बात ये थी कि समझने की बात थी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ अबाउट एथलीट्स केयर, ठीक है। और जब भी हम एथलीट्स केयर की बात करते हैं तो हम हमारे स्पोर्ट्स में एक सब्जेक्ट आता है जिसकी बात है, जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है, स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो एथलीट केयर की जब भी बात आती है तो स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात आती है, क्योंकि यही लोग सब कुछ उनका फोकस करते हैं कि एक एथलीट की केयर किस तरीके से करे जाने चाहिए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन सबसे पहले देखें किस पे फोकस करता है, उनके फिजिकल फिटनेस पे, ट्रीटमेंट पे, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और क्या एक्सरसाइज करवाया जा सकता है उसके लिए, और उनकी मेडिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे भी वो करता है, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, एनहेंस हो सकता है, एनहेंस हो सकता है। तो इस तरीके से एक एथलीट का केयर करते हैं, मेनली क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर जो हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि एथलीट केयर के अंदर क्या क्या वो सारे पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा, प्री पार्टिसिपेशन इवैल्यूएशन। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले क्या इवैल्यूएशन करना है एक एथलीट के केयर के लिए। तो सबसे पहले तो उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनकी पूरी टोटल हेल्थ की स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, कंपटीशन से पहले या ट्रेनिंग से पहले, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट। ये सारी चीज़ें उनके अंदर मतलब कराने से पहले इनकी ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग कराई जाती है कि एथलीट सही में फिट है या नहीं है, उनकी सारी एग्जामिनेशन की जाती है। देन आता है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन के बारे में उनका चेक किया जाता है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या करते हैं, बैलेंस डाइट को, और देखो बैलेंस डाइट की हर कहीं बात आ रही है, बैलेंस डाइट को और प्रॉपर हाइड्रेशन है कि नहीं ये चेक करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सही से तरीके से मैनेज हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है, और उनकी रिकवरी सही से हो रही कि नहीं हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं। देन इंजरी प्रिवेंशन, जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में, एक एथलीट की लाइफ में, ठीक है। अब इंजरी प्रिवेंशन में क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होता है, प्रॉपर वार्म अप होता है खेलने से पहले, कूल डाउन का सही रूटीन, और प्रोटेक्टिव गियर्स का सही यूज़। फिर उनको एजुकेट किया जाता है किसके बारे में, अबाउट बायोमैकेनिक्स एंड इंजरी रिस्क फैक्टर्स, कि मतलब उनके बायोमैकेनिक्स में मेनली क्या, उनके मूवमेंट को देखा जाता है ताकि जिससे वो सही मूवमेंट करे और इंजरी फ्री रहे। देन नेक्स्ट है इमीडिएट केयर एंड फर्स्ट एड। अब कुछ अगर हो जाए तो इमीडिएटली किस तरीके से केयर करना है। तो इसके स्पोर्ट्स मेडिसिन में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं और वो इमीडिएट केयर के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन और CPR, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। देन AED। अब AED क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल थोड़ा सा लेटेस्ट में जो चल रहा है कि सडन कोई प्लेयर खेल रहा है और तुरंत ही ऑन द स्पॉट गिर जाता है खेलते खेलते ही, तो वो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रोफेशनल होते हैं AED का इस्तेमाल कर सकते हैं। AED क्या है, एक टेक्निक है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर्स, मतलब जो आपके हार्ट के जो फाइबर्स हैं उनको डिफाइब्रिल करने में हेल्प करता है। तो ये एक टेक्निक है इमरजेंसी की कंडीशन में। देन रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। अब कौन से वो अगर वो कोई एथलीट अगर इंजर्ड है और इंजर्ड होने के बाद उसके उस पर्टिकुलर जॉइंट, या अगर मान लो जॉइंट में इंजरी है, उस पर्टिकुलर जॉइंट में वापस से उसका रेंज ऑफ मोशन या वापस से उसके रेंज ऑफ मोशन को, पुराने वाले जो रेंज ऑफ मोशन उसको वापस कैसे लाया जाए, उसके लिए रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी होते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी थेरापेटिक मॉडलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, टेंस, और फिर उसके उनका प्रोग्रेसिव कंडीशनिंग होता है डे टू डे, और उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर देखा जाता है कि किस तरीके से वो रिकवरी हो रहा है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि मैं मानता हूँ आजकल के ज़माने में स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिकल सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि उसमें क्या आ जाता है, मेंटल हेल्थ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन टेक्निक्स, कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ की, प्रेशर में आपको किस तरीके से खेलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं उसके अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट में। देन
देन डोपिंग कंट्रोल एंड एथिक्स, कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत बार एथलीट के साथ ऐसा होता है कि उनके खाने में कुछ मिला दिया गया और वो खा लेते हैं और फिर बाद में डोपिंग में पकड़े जाते हैं, कि उनको क्यों फिर वो फंस जाते हैं क्योंकि उनके ब्लड सैंपल में वो पाया जाता है, क्योंकि वो अनजाने में ही वो ले लेते हैं। तो उसके बारे में उनका एजुकेट कराना बहुत ज़रूरी है, और उनके क्या एथिक्स हैं और एंटी डोपिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से वो सेफ़ रह सकते हैं इन सब चीज़ों से, ये भी एक एथलीट केयर में आता है, डोपिंग कंट्रोल एंड एथिक्स। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है, उनको मॉनिटर करना है और उनके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना है, जैसे कि अलग अलग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि VO2 मैक्स, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, इनके लिए अलग अलग साइंटिफिक टूल्स यूज़ होते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, और एनालाइज करके किस तरीके से उनको बढ़ा सकते हैं उनके परफॉर्मेंस को। तो ये एथलीट्स केयर, दिस इज़ ऑल अबाउट एथलीट्स केयर, और बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के हमारे 3 टॉपिक ये ख़त्म होते हैं, और जैसे कि आपको पता है हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आज उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। देन पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच एनर्जी सिस्टम इज़ प्राइमरीली यूज्ड इन पावर स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग एंड स्प्रिंटिंग। कौन सा इनमें से ऐसा है कि जो पावर स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है, कौन सा एनर्जी सिस्टम? तो आपको मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था। तो पावर स्पोर्ट्स के लिए एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं होता है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म जो वाले होते हैं उनके लिए। एरोबिक सिस्टम लॉन्ग वालों के लिए होता है। ATP-PC सिस्टम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता इसमें, ATP-PC सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अडल्ट्रेंट फाउंड इन मस्टर्ड सीड्स। तो अभी हमने पढ़ा था आर्गमन सीड्स इज द करेक्ट आंसर। ये एक पीले कलर का ऐसा फूल होता है, वहाँ उस वाले पेड़ में इसको पाया जाता है, आर्गमन सीड्स को, और बिल्कुल सेम टू सेम ये मस्टर्ड सीड्स की तरह लगते हैं। ये इनको क्या करते हैं, उसके अंदर मिला देते हैं और फिर मार्केट में उसको बेच देते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द R स्टैंड फॉर इन द राइस मेथड ऑफ इमीडिएट इंजरी केयर। तो राइस का हमारा क्या था? R से था हमारा रेस्ट, I से था हमारा आइस, C से था हमारा कंप्रेशन, और E से था हमारा एलिवेशन, ठीक है। तो ये था हमारा। तो इनमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है R, तो R क्या है हमारा? रेस्ट। तो रेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपका आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे टाइम मिल रहा है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स यूनिट्स आपके लिए जल्दी जल्दी कवर कर पाऊँ। और मैं अपनी कोशिश में ये रख रहा हूँ कि जो आपके जितने मेन चैप्टर्स हैं उनको मैं स्टार्टिंग में कवर कर ले रहा हूँ, ताकि आप मैक्सिमम आप उसके लिए तैयार हो सकें। और घबराइए नहीं, जो चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे उसको हम बाद में मैं MCQs के फॉर्म में ले आऊँगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम कब है? आप कमेंट करके बताइए ज़रा, एग्ज़ाम कब है आपका। और तब तक के लिए हम मिलते हैं। इसको जाके मैं देख रहा हूँ कि आप लोग में से ज़्यादातर देख नहीं रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को देखें, ठीक है, इसकी वैल्यू करें और देखें, और आपको ही फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स के साथ, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।